बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिसर्च एंड साइंटिफिक राइटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि रिसर्च कौन लोग कर सकते हैं। रिसर्च एवरी कॉमन पर्सन भी कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल के लोग भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आती है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल और स्कॉलर्स ही कर सकते हैं या हमारे लाइक टीचर्स ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब लोग ही कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका अगर हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना आता है तो हम रिसर्च कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का हमने ओवरव्यू देखना है। इसमें सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्या है, मीनिंग ऑफ रिसर्च के रिसर्च का मीनिंग क्या है, हु कैन डू, कौन लोग कर सकते हैं रिसर्च, एक्विजिशन मतलब इसका सोल क्या है, इसको करने से हमें क्या हासिल होगा रिसर्च को करने से। उसके बाद डेफिनेशन है, डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद पर्पज़ ऑफ रिसर्च के रिसर्च का मकसद क्या है, हम रिसर्च क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए हमें। उसके बाद रीज़न ऑफ रिसर्च के रिसर्च की वजह क्या है, हम क्यों करते हैं, वाई। उसके बाद वाई इट्स इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका हिस्टोरिकल पर्पस देखेंगे। लास्ट में मैंने आपको सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते मीनिंग ऑफ रिसर्च। मीनिंग ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च में दिया हुआ है रिसर्च जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये कहाँ से राइज हुई है। कई लोगों का ख्याल है कि ये बाय मिस्टेकनली राइज हुई है, जबकि अब इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये एकेडमिक और प्रोफेशनल लेवल के थ्रू आई है। कई पुराने लोगों का ख्याल है कि ये मिस्टेकनली आई है, जबकि रिसर्च की ये जो डिफरेंट लेवल पे हम रिसर्च को कर सकते हैं, लाइक स्कॉलर्स, लाइब्रेरी में हम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, एकेडमिक मतलब प्रॉपर सेटअप के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन पर्सन ने करनी हो तो उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ कि हम सबसे पहले क्वेश्चन राइज होगा, उसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। आंसर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसमें उन्होंने बताया हुआ कि सबसे पहले हम सर्वे करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज वे में लेके आएंगे, फिर ही हम किसी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि सिंपली ये प्रोसेस हमने ऐसे ऐसे किया है, इसका हमने क्वेश्चन को ऐसे हमने फाइंड आउट किया, ये कॉमन पर्सन ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कुछ भी हम सर्वे किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो रिसर्च है, रिसर्च कहाँ से ये वर्ड ओरिजिनेट। स्टूडेंट इस स्लाइड में देखें, इसमें रिसर्च जो है ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, फ्रांस से। फ्रांस का वर्ड क्या था, रिसर्चियर। इसका मीनिंग क्या है, सर्च एंड सर्च अगेन। सर्च एंड सर्च अगेन का मतलब क्या है कि हमने एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है, उससे रिलेटेड न्यू क्वेश्चन राइज हो गया, न्यू अगेन एंड अगेन, काफ़ी क्वेश्चन एट द एंड हमारे पास आते रहते हैं सर्च करने से। उसके बाद ये इसका सेकंड पॉइंट देखें कि इसमें है रिपीटिंग अ सर्च। रिपीटिंग सर्च से हमारे पास क्या होगा कि एक बार हमने सर्च की कर ली, जब दोबारा की, जब हमने फर्स्ट टाइम की थी और सेकंड टाइम की थी, उन दोनों के रिजल्ट अगर सेम आए ना, वैलिड है ये, इसमें जो भी डिफेक्ट था वो ख़त्म हो गया। एट द एंड हमारे पास क्या आता है, स्टिल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट आती है कि पहले जब हमने की थी तो ये पॉइंट रह गया था, सेकंड हमने जब किया तो इन दोनों में जब हमने कंपैरिजन किया तो उसमें क्या डिफेक्ट था हम वो चेक करते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट को हम कहते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट को देखें, हम रिसर्च क्यों करते हैं कॉमनली, कि हम नॉलेज को गेन कर सकें। नॉलेज को गेन करने के लिए हम सर्च करते हैं। इस स्लाइड में देखें स्टूडेंट, इसमें कहा हुआ है उसने कि साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च हम करेंगे। एक उसके बाद इसने कहा हुआ है कि इनफैक्ट रिसर्च इज़ एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि हम सिस्टमेटिक एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर प्रोसेस करेंगे जिससे के थ्रू हम रिसर्च ला सकते हैं। ये एक आर्ट है, हमारे पास फन है। इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट देखें थर्ड, इसमें कहा उसने रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच है क्वेश्चनिंग आंसरिंग की, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन वैल्यू हुआ था उसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। वो क्वेश्चन किस बेस पर था कि मतलब उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट करना था, उसके लिए हमने जब हमने सॉर्ट आउट कर लिया तो उसके बाद वो कह रहा है हमारे पास एक जनरेट हो गया न्यू नॉलेज। जब न्यू नॉलेज जो जनरेट हुआ है वो कैसे हुआ है, वो हमारे पास हमने सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया था, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज वे में लेके आए, फिर हमने उसको एनालाइज़ किया उस डाटा को। जब हमने एनालाइज़ किया तो हमारे पास एट द एंड क्या रिज़ल्ट आया, मेकिंग द रिसर्च यूज़फुल इन डिसीजन मेकिंग। हमारे पास एक गुड इम्प्रूवमेंट वाला रिजल्ट शो हो गया, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। इधर इस स्लाइड में देखें, इसमें वो डिस्कस कर रहा है हु कैन डू, मतलब कौन लोग सर्च कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले उसने कहा एवरी थिंकिंग पर्सन हैज़ द कैपेसिटी। हर जो थिंकिंग पर्सन है ना वो मतलब लाइक हम लोग हैं, हम भी ये सर्च कर सकते हैं।
हमने ये बताया हुआ। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट इसमें इसने डिस्कस किया है। इसमें स्टूडेंट हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि एवरेज थिंकिंग पर्सन जो है वो सर्च कर सकता है। सेकंड पॉइंट में उसने कहा है कि हमने अगर क्वेश्चन कोई राइज हो गया है उसको पहले क्वेश्चन को समझें और फिर उसका आंसर फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है वो कि इन ऑर्डर वे में हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है उस क्वेश्चन को, फिर हमने उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में देखें, इसमें इक्विजिशन क्या है। इक्विजिशन से हमें नॉलेज हासिल होता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके बाद हमें जो नॉलेज गेन होता है उसको इक्विजिशन कहते हैं। इनमें वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम बर्थ एंड इंडिविजुअल एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट को जज करता है, उसमें से क्वेश्चन करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बाय बर्थ ही क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देता है, उसके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाते हैं, वो आस्किंग द क्वेश्चन करता है। तो सेकंड पॉइंट में देखिए, इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स। जो बाय बर्थ जो बच्चा पैदा होता है वो जो उसके क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाते हैं। वो उसका आंसर किससे फाइंड आउट करता है? अपने पेरेंट्स से करता है, अपने एसोसिएट इर्द गिर्द के लोगों से करता है, मतलब अपने नेबर से, राइट लाइफ जो पर्सन होते हैं उनसे नॉलेज हासिल करता है। उसके बाद थर्ड पर्सन कौन होता है जो उसके क्वेश्चन को आंसर करता है? मेन वो टीचर होता है। उसके बाद ये देखें थर्ड पॉइंट में क्या है कि इट इज़ सप्लीमेंटेड बाय बुक्स। हम बुक से नॉलेज हासिल करते हैं, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, जर्नल्स का क्या मतलब है यहाँ पे? लाइक हमने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में नॉलेज हासिल करना है, लाइक बॉटनी होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, कोई भी एक जर्नल होता है उसका एक मेन हेड होता है जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं कि लाइक फिजिकल केमिस्ट्री ये क्या सब्जेक्ट, इसमें क्या चीज़ है, वो आपको सारा थोड़ा बताएगा कि इसमें ये ऐसे ये होता है। या मीडिया के थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। इक्विजिशन का ये मतलब है। फ्रेंड्स इस स्लाइड में देखें, इसमें उन्होंने कहा है एन इंडिविजुअल नॉलेज इंक्रीज क्वेश्चंस के थ्रू वो अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकता है। एक इंडिविजुअल एक पर्सन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, उसके क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाए। वो पहले सिंपल क्वेश्चन करेगा फिर मतलब जब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करी जाएगा तो वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। उसके बाद उसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, उसको सॉर्ट आउट करेगा एक्सपर्ट्स के थ्रू, रेफरेंस बुक्स के थ्रू, बुक से हेल्प लेगा। उसके बाद जर्नल, मैंने आपको पहले भी बताया जर्नल कौन है? जिसको स्पेशलाइजेशन हो किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक लाइक बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में। जो इस स्लाइड का ये जो सेकंड पॉइंट है, स्लाइड का ये जो लास्ट पॉइंट है, ये भी जैसे हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं, क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसे इन्होंने इस स्लाइड में बताया हुआ है। रिसर्च इज द एग्जामिनेशन ऑफ दीज लिमिट ऑफ नॉलेज, असेसिंग व्हाट इज नाउन अप टू द पॉइंट, डिफाइनिंग अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो हमारे पास आंसर नहीं थे जिनके क्वेश्चन के, हमने वो क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट किए हैं। एंड आंसरिंग दैम इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब एक सीक्वेंस और एक सेटअप और एक प्रोसेस के थ्रू हमने जो आंसर फाइंड आउट किया ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो मीनिंगफुल वे में किया। उसके बाद ये डेफिनेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं, इसमें सबसे पहला डेफिनेशन है रिसर्च इज सिस्टमैटिक, फॉर्मल एंड प्रिसाइज प्रोसेस, मतलब एक एक्यूरेट प्रोसेस है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इसमें क्या है, हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं टू गेन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। उससे हमें क्या हासिल होता है? न्यू फैक्ट्स, नए नतीजे हासिल होते हैं। और रिलेशनशिप, मतलब हम एक नेचर के साथ उसका रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं और उसके नए फैक्ट्स हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हैं। ये हमें किस साइंटिस्ट ने दिया है? वॉल्स एंड र्यूसेल ने 1981 में इसने डिस्कवर किया था इस डेफिनेशन को। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, इसका सेकंड साइंटिस्ट है पैटन ने 1979 में इस डेफिनेशन को डिस्कवर किया था। इसने क्या कहा था कि हम एक स्पेसिफिक आंसर टू क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा जिसका हम स्पेसिफिक आंसर देंगे। लाइक हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे स्पेसिफिक, लाइक बॉटनी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, डिफरेंट, मतलब सिंपल। अगर सिंपल मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा तो उसका सिंपल आंसर होगा। अगर कोई साइंटिफिकली मतलब बॉटनी, मैथ, कोई साइंटिफिकली क्वेश्चन होगा तो उसका फिर साइंटिफिकली प्रोसेस सेटअप होगा सारा एक, उसके थ्रू हम उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये इसमें आगे बताया भी हुआ है, इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल वे। फिर हम उसकी तशरीह मतलब उसका एक
काबिल एतमाद तरीके के थ्रू हम इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा तो स्पेसिफिक ही आंसर चाहिए। स्लाइड में एक और अदर साइंटिस्ट है जिसने कहा था रिसर्च इज सिस्टमैटिक, एम्पिरिकल मतलब तजर्बाती होनी चाहिए, एंड क्रिटिकल ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस अबाउट द रिलेशन अमंग नेचुरल फिनोमेना। जो नेचुरल फिनोमेना है उसके दरमियान हमने रिलेशनशिप का जो फिनोमेना है उसको चेक करना है, इस साइंटिस्ट ने ये कहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, इसमें देखें इसमें जो साइंटिस्ट है थोड़ी इसने इस डेफिनेशन को 2006 में डिस्कवर किया था। इसने क्या कहा था, इसने कहा था रिसर्च इज द परसूट ऑफ ट्रूथ विद हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, एक्सपेरिमेंट एंड सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है एक प्रॉपर वे, एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रैक्टिकली हमने इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। हमने फर्जी इमेजिन नहीं कर लेना, हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर हमने इसका रिजल्ट और कंक्लूजन फाइंड आउट करना है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। जब ये डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट डेफिनेशन के बाद इस पर जब एक कंक्लूजन निकाला गया तो चेक किया गया कि इसमें सिस्टमेटिक एक्टिविटी को चेक किया गया था, जिसमें ये था कि इन्वेस्टिगेशन की गई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की। हमने कहा कि हम एक प्रॉब्लम होता है जिसका हम क्वेश्चन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसमें यह है कि रिलेशनशिप डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग वेरिएबल्स, लाइक प्लांट और जो हम उसको फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप, लाइक वेरिएबल्स क्या है इसमें कि हम रिलेशनशिप और वेरिएबल्स का क्या मतलब है। यहाँ पे लाइक हमने प्लांट्स हैं उनको हम कौन सी खाद दे रहे हैं, उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है बाद में, ये हम रिलेशनशिप को चेक करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट की डेफिनेशन और रिसर्च के थ्रू हमें ये पता चला कि हमें नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा तो हम इट सीक टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि एक डिक्शनरी के थ्रू भी हमने रिसर्च का मीनिंग समझने की कोशिश की है। इसमें हमने कौन सी डिक्शनरी यूज़ किया, एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश ले डाउन। उसमें क्या रिसर्च का मीनिंग था, उसमें यह था कि केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू द सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स। हम नए नताइज अखज़ करते हैं रिसर्च से और हमें एक नया नॉलेज गेन होता है कि ये जो हमने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, ये जो क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया है, ये किस ब्रांच से रिलेटेड था, किस ब्रांच से किस फील्ड से रिलेटेड था, किसका हमें नॉलेज गेन हुआ है। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि जब हम क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमें एक नाउन से अननाउन एक और क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, मतलब कोई ऐसा सवाल निकल आता है जो हम नहीं जानते होते, फिर हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर मतलब सिंपल से कम्प्लेक्सिटी की तरफ चलता रहता है और इस तरह हमारी रिसर्च वर्क होता रहता है और एट द एंड हमें एक इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट इस स्लाइड में देखिए, इसमें हम अब डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मकसद क्या है, रिसर्च का मकसद क्या है, डिफरेंट फील्ड में हम उसको यूज़ कर सकते हैं रिसर्च को। इसमें सबसे पहले इसका है कि डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रिडिक्शन फिनोमेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, मतलब प्रिडिक्शन क्या है, मतलब पेशगोई करनी है, अपनी चीज़ को साबित करने की कोशिश करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कंट्रोलिंग इवेंट्स, जो उसके अंदर इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं उस प्रॉब्लम के अंदर, उस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के दरमियान हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रिसर्च करने का पर्पस हमारा ये है। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में देखें, सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग। हम पर्पस के 3 पॉइंट डिस्कस करके आए हैं ऊपर, उसमें यह था कि डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग, सेकंड प्रिडिक्शन फिनोमेना था, थर्ड कंट्रोलिंग इवेंट था। उसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने डिस्कस करने लगे हैं। उसमें यह कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है हमने, कि मतलब हम जो भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में ये देखें कि हमें उसका नॉलेज जब गेन हुआ है तो उससे हमें न्यू फैक्ट्स मिलेंगे, उससे हमें न्यू मेथड डेवलप होंगे, हमारे पास न्यू फैक्ट्स मिलेंगे, न्यू मेथड डेवलप होंगे। सेकेंड पॉइंट में अंडरस्टैंडिंग इज शोइंग थ्रू द थ्योरीज डेवलप।
थ्योरीज डेवलप होंगी एंड देयर एफिशिएंसी टू एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड इन विच वी लिव। जहाँ हम रहते हैं हम इस नेचुरल फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे। लाइक कोई प्लांट है, उस पर हमने कोई क्लोरोफिल अप्लाई किया है, हम उसका इफेक्ट देखने की, उस प्लांट पे क्या इम्पैक्ट आया, उसका क्या असर शो हुआ है, हम वो नेचुरल फिनोमेना स्टडी करने की कोशिश करेंगे, इसमें एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। मतलब इस स्लाइड में देखें स्टूडेंट्स, इसमें प्रिडिक्शन को डिस्कस किया गया है। सेकंड पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या था कि हमने न्यू फैक्ट्स फाइंड आउट किया, न्यू मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश की और जो फिनोमेना वगैरह थे उसको स्टडी किया। उसके बाद अब ये प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन में क्या है कि हम कह रहे हैं कि अब रिसर्च करते हैं तो उसमें हम बाद में उसकी एक स्टेट है हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट क्लियर करते हैं कि अब हमें ये ऑब्जर्व किया गया, हमने जब लाइक हमने एक प्लांट पर क्लोरोफिल अप्लाई किया था, उससे प्लांट पर कौन सा कलर शो हुआ है। हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट प्रिडिक्शन। इसमें हम ये है कि हम एक रिसर्च करेंगे, उस पर हम देखेंगे कि जब हमने रिसर्च की है प्लांट पे, हमने लाइक एक क्लोरोफिल अप्लाई किया है, उस प्लांट पे कौन सा कलर आया है। अगर वो साइंटिफिकली करेक्ट है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर वो नहीं अप्लाई हो रहा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हमने साइंटिफिकली वेरीफाई करना है। प्रिडिक्शन में ये होता है कि हमने जो रिसर्च की है उसको हमने साइंटिफिकली वेरिफिकेशन करनी है उसकी। उसके बाद ये जो हाइपोथेसिस है ये एक्सेप्ट भी हो सकते हैं साइंटिफिकली या रिजेक्ट भी हो सकता है, ये जो थ्योरी हमने दी थी। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट में ये कहा है कि हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम इस प्लांट्स को या किसी भी चीज़ को कोई कंडीशन देते हैं, वो समटाइम कंडीशन एप्लीकेबल होती है, समटाइम नहीं भी होती। अगर वो एप्लीकेबल है तो वो एक्सेप्टेड है, अगर नहीं है तो वो रिजेक्टेड है। मतलब उन्हें साइंटिफिकली वेरिफिकेशन चेक करेंगे इस प्रिडिक्शन में। स्टूडेंट्स हम इस स्लाइड में कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। ये पर्पस ऑफ रिसर्च का थर्ड पॉइंट है कंट्रोल इवेंट्स। लाइक जो हमने वेरिएबल्स अप्लाई किए हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि उनका हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। अगर अच्छा है तो वो एप्लीकेबल है, हम उसको यूज़फुल करेंगे। अगर वो नहीं अच्छा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे अगर वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है वेरिएबल। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने कंट्रोल रिप्रेजेंट्स द वे इन विच द रिसर्च कैन बी अप्लाइड टू रियल प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। जो हमने सिचुएशन दी है वो हमारे जो स्पेसिफिक चीज़ थी लाइक प्लांट था उस पर जो हमने वेरिएबल अप्लाई किया है वो करेक्ट है भी कि नहीं, वो शेप को या इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। अगर करेगा तो हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो मतलब ये ऐसी चीज़ें कंट्रोल के हम इसके इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल फिनोमेना है। When we understand the relationship between variables and control the environment, जो बात हम कर चुके हैं, हम इन्वायरमेंट पे जो बैड इम्पैक्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम इस स्लाइड में रीज़न ऑफ रिसर्च का क्या रीज़न है हम उसको स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ रिसर्च पढ़ चुके हैं। हाउ कैन डू कौन लोग कर सकते हैं, सिंपल कॉमन लोग भी कर सकते हैं और रिसर्चर स्कॉलर्स प्रोफेशनल लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट और कहाँ एंड होता है, मतलब सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स अब इस स्लाइड में देखें, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीज़न ऑफ रिसर्च के रिसर्च का क्या रीज़न है। इससे पहले हम थोड़ा सा बैक स्लाइड्स का रिव्यू कर लेते हैं, उसमें हमने क्या डिस्कस किया है उसकी हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ रिसर्च के रिसर्च का क्या मीनिंग है। उसमें हमने एक वर्ड रिसर्चियर पढ़ा था जो कि फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका मतलब था सर्च एंड सर्च अगेन। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम सर्च करते हैं तो क्वेश्चन न्यू से न्यू अराइज होते रहते हैं और ये फिनोमेना चलता रहता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था हाउ कैन डू कौन लोग कर सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि कॉमन पर्सन भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल और स्कॉलर्स तो करते ही हैं। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इक्विजिशन। इक्विजिशन में क्या था कि ये हसूल कैसे स्टार्टअप लिया जाता है, कैसे ये प्रोसेस चलता है सीक्वेंस से। ये हमने कहा था कि बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है। इसमें बाय बर्थ जो होता है वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो हम पेरेंट्स से, एसोसिएशन से और टीचर से सॉर्ट आउट करवा लेते हैं या मैगजीन, न्यूज़ या डिफरेंट जर्नल्स के थ्रू। उसके बाद ये कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं क्वेश्चंस। एक इंडिविजुअल जब जैसे जैसे बड़ा होता है उसके क्वेश्चन भी कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं और फिर सॉर्ट आउट करने थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमें फिर एक स्पेसिफिक पैटर्न अडॉप्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस किया था डेफिनेशंस को, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी थी, जिसमें उन्होंने रिसर्च को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस किया था पर्पस ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च का मकसद क्या है
इसमें भी हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया था। एक डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमने प्रिडिक्शन कि उसको साइंटिफिकली इम्प्रूव होना चाहिए, रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, जो भी हमने हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट हमने की है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसका थर्ड पॉइंट, पर्पस ऑफ रिसर्च का थर्ड पॉइंट था कंट्रोल इवेंट्स। उसके बाद अब हम डिस्कस करने लगे हैं रीजन ऑफ रिसर्च। स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें, इन डूइंग पर्टिकुलर रिसर्च a researcher may be motivated by one or more of the following among other reasons। रिसर्च का क्या रीज़न है? इसमें यह है कि हम बेसिकली गेन द नॉलेज करेंगे। इसमें हम स्पॉट कौन करेगा? रिसर्चर करेंगे, वन और मोर डिफरेंट टाइप्स की रीज़न को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये सेकंड पॉइंट देखें, इसमें यह है टू फुलफिल एकेडमिक रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ डॉक्टरेट डिग्री। डॉक्टरेट डिग्री तब तक नहीं मिलती जब तक आप एकेडमिक वर्क नहीं करते। एकेडमिक वर्क में क्या होता है, आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। लाइक अगर डॉक्टर है तो उसने एक मेडिसिन जो इंट्रोड्यूस की है या डिस्कवर की है, उसने उसको इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट चेक करना है एक ह्यूमन बीइंग पे, किसी भी एनिमल पे, किसी भी चीज़ की जो उसने मेडिसिन इंट्रोड्यूस की है उसका उसने प्रॉपरली चेकअप करवाना है। अगर वो सेट है देन उसको डिग्री दी जाती है। हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले है इन एन एफर्ट टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। लाइक इन्होंने एग्जांपल दी है सबसे पहले स्लाइड में कि फाइंड अ टीचिंग अप्रोच दैट यील्ड बेस्ट परफॉर्मेंस, कि किस टीचर की बेस्ट परफॉर्मेंस है इन गिवन सब्जेक्ट, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अमंग स्टूडेंट्स के दरमियान। हम चेक करते हैं कि कौन सा टीचर बच्चों को अच्छा गाइड करता है, किस टीचर का इम्पैक्ट बच्चों पे ज़्यादा अच्छा है, फिर हम वो वाला मेथड या वो वाला अप्लाई करते हैं, उस मेथड को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट पे। स्टूडेंट्स अब थर्ड पॉइंट को देखें, इसमें है इन एन एफर्ट टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है टू फाइंड अ टीचिंग अप्रोच दैट यील्ड बेस्ट परफॉर्मेंस, के किस टीचर हम फाइंड आउट करते हैं कि किस टीचर की बेस्ट यील्ड, किसका बेस्ट रिजल्ट आया है, बेस्ट परफॉर्मेंस आई है इन अ गिवन सब्जेक्ट, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अमंग स्टूडेंट्स के दरमियान। इसमें यह है कि हम चेक करते हैं कि किस टीचर का मेथड हो, पढ़ाने का जो स्टाइल है वो बेस्ट है, हम फिर उसको अप्लाई करते हैं। अगर वो एफिशिएंट है तो सब स्टूडेंट्स एग्री करते हैं, देन हम उसी मेथड को अप्लाई करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स अभी लास्ट पॉइंट देखें कि कुछ लोग फॉर इंजॉयमेंट एज अ हॉबी भी रिसर्च करते हैं, जबकि हमने फर्स्ट 2 पॉइंट में डिस्कस किया था कि कंपल्सरी है रिसर्च करना। उसके रीज़न को भी हमने डिस्कस किया है कि क्यों कंपल्सरी है। हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि एकेडमिक वर्क होता है जो कि स्टूडेंट्स की डिग्री के लिए कंपल्सरी होता है, जबकि सेकंड पॉइंट में हमने देखा था टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को चेक किया था और उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी ताकि बेस्ट यील्ड बेस्ट रिजल्ट आए हमारे पास। इसमें यह है कि जो लोग एज अ हॉबी करते हैं फिर वो चैलेंज के तौर पे करते हैं उस काम को, मतलब एज अ चैलेंज लिया जाता है। सम पीपल्स इंजॉय द इंटेलेक्चुअल चैलेंज फॉर क्रिएटिव वर्क। स्टूडेंट्स अब इस स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि रीजन ऑफ रिसर्च से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले है डेलीगेशन बाय सम अथॉरिटी, अ रिसर्चर मे बी कॉल्ड अपॉन द स्टडी ऑफ a specific phenomena by some higher authority। हायर अथॉरिटी जो हमें एक चीज़ कह देती है, लाइक हमने पहले डिस्कस किया है कि जो मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर है, उसने एक मेडिसिन जब इंट्रोड्यूस की है तो उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट चेक करेगा कि ह्यूमन पर या एनिमल पर क्या है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। वो यही बात यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा है। उसके बाद उसने एग्जाम्पल दी है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन को भी चेक किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है कि सही जा रही है, इरेगुलर, अगर रेगुलर है तो बेस्ट है, अगर नहीं जा रही तो इरेगुलरिटीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं टू रिड्यूस देयर इंसिडेंस। स्टूडेंट्स अब सेकंड पॉइंट है टू जनरेट न्यू थ्योरीज, कंफर्म एग्जिस्टिंग वंस और डिसअप्रूव देम, कि जो हमने स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस दिया था रिसर्च करने के बाद उसको कंफर्म कर दो, गुड कर दो अगर वो करेक्ट है, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको डिसअप्रूव देम, उसको डिफेक्ट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स अब इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट ये है कि रीज़न ऑफ रिसर्च हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है, हमारा ह्यूमन बीइंग का नॉलेज को इंक्रीज करती है
उसके बाद दिस इज मेनली टारगेटेड बाय क्यूरियोसिटी, और जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है उसको सॉर्ट आउट करती है। फ्रेंड्स, अब इस स्लाइड में देखें व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि रिसर्च हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी की जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, इसलिए हमें रिसर्च करनी पड़ी। उसके बाद उसने डिस्कस किया हैज़ फोकस अटेंशन टू यूज़ रिसर्च, हम इसलिए कि हम उस पर नेचर पे या सोसाइटी पे फोकस कर सकें, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। इन सॉल्विंग ऑप्शनल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, इसलिए ज़रूरी है। इसका सेकंड पॉइंट देखें, रिसर्च एज एन एड टू पॉलिसी, हम पॉलिसी बनाते हैं जो कि हमारी मदद करती है। एंड प्लानिंग हैज़ गेन इम्पोर्टेंस बोथ इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, इसमें यह है कि हम सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या हम करते हैं कि लोगों को कुछ चाहिए क्या है, गवर्नमेंट सर्वे करवाती है और फिर ये पॉलिसी जो है बनाई जाती है ताकि लोगों की मदद की जा सके। थर्ड पॉइंट है, रिसर्च प्रोवाइड बेसिक अर्ली ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम, और ये जो हम पॉलिसी बनाते हैं सर्वे करने के बाद, ये बाद में इकोनॉमिक लेवल पे हमारी मदद करती है, माली मदद करती है लोगों की। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि रिसर्च इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर सोशल साइंसेज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि पॉलिसी बनाने में मदद करती है। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो पॉलिसी के बाद इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक लेवल पे हमारी मदद करती है लोगों की, रिसर्च जब हम सर्वे करते हैं उसके बाद। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज इन स्टडी सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप में भी हमारी मदद करती है रिसर्च। एंड इन सीकिंग आंसर टू वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स, सोसाइटी के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने में भी हमारी मदद करती है। उसके बाद इट इज़ कंसर्न बोथ इन नॉलेज फॉर, हम नॉलेज को गेन करने के लिए अपने तौर पे कि हमारे पास नॉलेज हो सोसाइटी के रिलेटेड, इकोनॉमिक के रिलेटेड, पॉलिसी के रिलेटेड, हम इसलिए भी रिसर्च करते हैं। एंड फॉर इट कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकल कंसर्न, इसलिए हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं ताकि हमारा नॉलेज गेन हो सके। लास्ट पॉइंट है, रिसर्च इज सोशल साइंसेज एंड इंक्रीजिंगली बीइंग लुक्ड to practical guidance in solving immediate problems of human relations। इसमें ये है कि हम सोशल साइंसेज की स्टडी के बाद, उस पर सर्च करने के बाद हम ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग को।